गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो प्रेसिडेंट के डिटेल में मैंने आप लोगों को करा दिया था, अब उसके एमसीक्यू करा रहा हूं मैं। तो जो आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ये एमसीक्यू भी आप लोग कर लोगे तो सीधे टॉपिक भी अगर नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू कर लेना है बस केवल। पहला क्वेश्चन आज के लिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, सी एंड डी। आंसर आएगा आर्टिकल 52, 52। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखना। अगर आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो इम्पैचमेंट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर इम्पैचमेंट लगाया जाएगा, वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है आर्टिकल 53, 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 53 कहता है। मतलब अगर आप लोगों से कहता हूं संघ की का जो कार्यपालिका होती है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 53। लेकिन वो नाम मात्र का हेड होता है, वास्तविक हेड जो होता है वो मंत्रिपरिषद वाला प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एट हिज डिस्क्रेशन, where the decision of the union cabinet to make such a proclamation has been communicated to its in writing। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, अपने विवेक पर काम कर सकता है, तब कर सकता है जब ऐसी घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में। तो याद रखना, इमरजेंसी जो होता है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। दो चीज होती है, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं बच्चों? कैबिनेट कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, एक तो होती है मंत्रिमंडल, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तो क्या आएगा? प्रधानमंत्री आएगा, कैबिनेट मंत्री आएगा, कैबिनेट मंत्री आएंगे, प्लस में स्टेट मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, और प्लस में उप मंत्री आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मंत्रिमंडल की बात करता है तो मंत्रिमंडल में इन दोनों को निकाल लो, केवल प्रधानमंत्री प्लस में कैबिनेट मंत्री, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता मंत्रिमंडल, और इन सभी को मिला के बोला जाता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, वो इसकी सिफारिश पर लगाया जाता है, मंत्रिमंडल के, वो भी लिखित परामर्श पर, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा? आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दो तरीके से लगती है, या तो मान लो एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दे, या आपसी सहमति के साथ युद्ध कर रहे हैं दोनों देश, तो ये तो कारण एक हो गया। दूसरा कारण होता है कि सारी की सारी जनता सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाए हथियार लेके, इसको बोल जाता है इंटरनल के कारण नेशनल इमरजेंसी, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण। भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1961 में लगी थी, एक बार 1971 के टाइम पे लगी थी, 1962 में लगी थी, एक बार 1975 में लगी थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। ये आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण हुई थी, ये भारत और चाइना के युद्ध के कारण हुई थी, और ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण हुई थी, ठीक है। यहीं पे दो क्वेश्चन और याद रखना, एक आपके पास आती है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, एक आती है मैकमोहन रेखा। तो याद रखना, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। वहीं पर एक पूछेगा एलओसी, एक पूछेगा एलएसी। एलओसी पूछे तो भारत और पाकिस्तान है, और एलएसी भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, उपयुक्त सभी। तो आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, मतलब सीधा जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, याद रखना ये पॉइंट। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और दिल्ली और पांडेचेरी, दिल्ली एंड पांडेचेरी, इन सभी
के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट भी कैसे करेंगे? इलेक्टेड करेंगे। कैसे करेंगे? इलेक्टेड सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेट सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लो क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के केवल इलेक्टेड सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं करते। क्योंकि प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12 सदस्यों को। लोकसभा में 2 को करता था, अब नहीं करता। एक चीज का ध्यान रखना, जब इंपैचमेंट लगाया जाता है, बोले तो आप लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तब उसके ऊपर लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड भी लेते हैं और नॉमिनेट भी लेते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या है? द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? ठीक है भाई, मान लो मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं तो मुझे अपने साथ कम से कम 100 व्यक्ति रखने पड़ेंगे। तो 100 व्यक्तियों के अंदर 50 तो जो होते हैं उसको प्रपोजर कहते हैं, और 50 जो होते हैं वो सेकेंडर्स होते हैं। मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 आदमी तो मेरे ऊपर हाथ रखने वाले होने चाहिए कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति विकास परमार बनेगा, और 50 मेरा साथ देने वाले, उनका साथ देने वाले, हाँ जिसके ऊपर आपने हाथ रखा वही हमारी पसंद है। तो जिन्होंने हाथ रखा था वो तो 50 प्रस्तावक हो गए, और जिसने सपोर्ट किया वो 50 अनुमोदक हो गए। और याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ये 40 व्यक्ति होते हैं, 20 तो होते हैं प्रपोजर और 20 होते हैं सेकेंडर्स। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन का और ध्यान रखना, राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको नामांकन के लिए 15,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं, और अगर वो कुल वोटों का 1/6 ना ले पाए तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। और बता दूं आपको बात, और ये बात मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता तो उसको मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। मेजोरिटी होती है आधे से एक ज्यादा। अगर 100 है ना तो 100 का बहुमत होता है 51 का। तो उसी प्रकार जितने भी वोट पड़ेंगे राष्ट्रपति के, उसके आधे से एक ज्यादा वोट लेना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो मैं देखता हूं आप लोगों के सामने अभी। What qualification should be become a president? कई बच्चों को तो यही कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या अलग अलग होता? बिल्कुल अलग होता। प्राइम मिनिस्टर होता प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट होता राष्ट्रपति। ठीक है, और याद रखना प्रेसिडेंट का होता इलेक्शन, बट प्राइम मिनिस्टर का कभी भी इलेक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होती है। याद रखना ये पॉइंट। तो अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको एज 35 साल रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको क्या बताना, व्हाट क्वालिफिकेशन बतानी है। तो ये ए क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल राइट है। बी क्या है? ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। नो, मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो वाइस प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। वो भी 35 साल का होना चाहिए, आपको मैं बता देता हूं। वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी? बिल्कुल आसान चीजें हैं। जिंदगी के इस मोड़ पे ये कैसा वक्त आया है, जिंदगी के इस मोड़ पे ये कैसा वक्त आया है। रुक सी गई सांसें और दिल घबराया है। हर किसी के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश की है हमने, लेकिन खुद को हर मोड़ पे अकेले पाया है। तो बिल्कुल हमारी क्लास के अंदर आप लोगों को शायरी भी मिलती रहेगी और क्लास का एंजॉय भी मिलता रहेगा। ये क्लास आप लोगों को लिए स्पेशल प्रस्तुत की जा रही है। समझ में आई बात? तो ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्लास आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ओहो सॉरी शक्तिमान, बात ऐसी है कि सी भी राइट आंसर है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, दोनों जरूरी आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे मेरे कदम बढ़ा रहा हूं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लोली चल रहे हैं हम। द ओनली एग्जाम्पल सो फार ऑफ एन इंडियन प्रेसिडेंट बीइंग इलेक्टेड अननेसेसरी, मतलब निर्विरोध जो चुना गया था। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है तो प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उस गड़बड़ के ऊपर ध्यान मत देना। तो याद रखना, निर्विरोध चुना जाने वाला व्यक्ति कौन था?
तो निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति कौन था? तो उसका आंसर आएगा आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नो। जाकिर हुसैन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह, नो। नीलम संजीव रेड्डी, राइट। नीलम संजीव रेड्डी जो था वो पहला ऐसा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया था, मतलब उसके बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा ही नहीं किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था वो पहला वाइस प्रेसिडेंट था, और पहला वाइस प्रेसिडेंट जिसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, और पहला फिलोसफर राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। और कार्यकाल के दौरान मरने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? पहला मुस्लिम राष्ट्रपति ये था, और कार्यकाल के दौरान भी मर गया था ये जाकिर हुसैन। भगवान को प्यारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। इलेक्टेड ना 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 रे बच्चे, नॉमिनेट नहीं आएगा, ओनली इलेक्टेड आएगा, काट दो। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कौन सा है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर केवल इलेक्टेड सदस्य पार्टिसिपेट करते, नॉमिनेट नहीं करते। ये ऑप्शन काट दो। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही बात है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर कौन कौन होता है? उसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे मिलकर क्या बनेगी? यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये पॉइंट तो आपका बी तो राइट है। इम्पैचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब संविधान का उल्लंघन कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अब अगर संविधान के खिलाफ ही कोई काम कर देगा तो उसको तो पद से हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल राइट बात है। तो ये भी आंसर आपका सही होगा। आर्टिकल 56 एनीवेज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो संविधान का ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन ये क्या कहता है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की परिकल्पना करता है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये रोंग है, क्योंकि इसके अंदर मनोनीत नहीं होंगे, बस इसकी वजह से रोंग हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट इलेक्शन, बिल्कुल राइट बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आर्टिकल 55 मैन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ना 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 शक्तिमान, सी इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द आर्टिकल 61 आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया, इम्पैचमेंट के बारे में। और 60 के अंदर क्या बताया गया है? 60 के अंदर उसकी शपथ के बारे में बताया गया है, ओथ के बारे में, ठीक है। और 123 है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस लगाने की शक्ति होती है। याद रखना, आर्टिकल 123 के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। 1, 2, 3 आर्टिकल क्या कहता है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अध्यादेश लाता कौन है, ऑर्डिनेंस लाता कौन है? तो याद रखना राष्ट्रपति लाएगा। क्यों लाएगा, कब लाएगा? दैट्स आई अंडरस्टैंड, मैं समझाता हूं आपको। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद में किसी प्रकार का सदन न चल रहा हो। सदन मतलब ना तो लोकसभा चल रहा हो ना राज्यसभा चल रहा हो, तब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। 3 प्रकार के सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और कम से कम साल में 2 सत्र होने जरूरी है। तो जब ये सत्र नहीं चल रहे होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं होंगी, मीटिंग्स नहीं होंगी, और मीटिंग्स नहीं होगी तो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून बनाएगी पार्लियामेंट। तो जब ये संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश लाया जाता है, लाएगा राष्ट्रपति। अब वो मान लो लिया आया राष्ट्रपति अध्यादेश, अध्यादेश कानून के रूप में काम करेगा, लॉ की तरह काम करेगा। अब वो अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद की पहली बैठक के 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। अगर इस बीच संसद ने भी उसे पारित कर दिया तो कानून बन जाएगा, वरना वो कानून निरस्त हो जाएगा। और याद रखना, कोई भी अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रह सकता है, बस इतनी याद रखना। स्टार्टिंग में 4 सप्ताह के लिए, ठीक है, 4 सप्ताह तक लागू रहेगा, और उसके बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू। ऑप्शन आपके पास है वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा आपके पास
प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता प्रेसिडेंट को। बट अगर आप लोगों से ओथ की बात करता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, तो ये भाई साहब ही दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, देखो गवर्नर को ओथ की अलग बात होती है और अपॉइंटमेंट की अलग बात होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो करेगा प्रेसिडेंट, बट गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, तो वो दिलाएगा उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। वैसे जैसे हरियाणा का गवर्नर, उसकी अपॉइंटमेंट तो की है प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसको ओथ दिलाई है हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन मात्र आपका 10,000 रुपए का है। जो क्वेश्चन का आंसर दे देगा वो 10,000 रुपए ले सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब अपने कार्यकाल से पहले ही प्रेसिडेंट को किसके द्वारा उसके पद से हटा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट के द्वारा, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और डी है नन ऑफ दीज। तो प्लीज गिव मी दिस आंसर। दिस आंसर रेट इज 10,000 rupees only. If any boy and girls give the answer of this question, then I give 10,000 rupees. Answer parliament. Parliament is the right answer. 10,000 रुपए ये जीत चुकी है, लेकिन वो क्वेश्चन अभी उनके मतलब इकट्ठे होते रहेंगे और आखिरी में जैसे 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तो दे दिया जाएगा। अभी आपके पास क्वेश्चन है, उसको मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, तो कृपया करके अपना ध्यान फोकस बना के रखें। पीछे से डिस्टरबेंस किसी प्रकार की मुझे महसूस नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट वो देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। अब जब वो ओथ लेने के लिए आता है ना, तो हमेशा रक्षा करता है संविधान की, कि मैं संविधान की रक्षा की शपथ लेता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूं। अब वो संविधान के खिलाफ अगर कोई काम कर दे, मतलब उसका अतिक्रमण कर दे, उसका उल्लंघन कर दे, संविधान के खिलाफ कोई काम कर दे, तो उसको पद से हटाना पड़ेगा। अब याद रखना, आप लोगों के ऊपर केस कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, किडनैपिंग कर ली, तो भाई साहब आप लोगों के ऊपर केस चलेगा कोर्ट के अंदर। और जिसके अंदर भी केस कोर्ट के अंदर चलता है उसको बोलते हैं न्यायिक प्रोसेस, जुडिशरी प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जिसका केस भी कोर्ट में चलेगा उसको न्यायिक प्रोसेस के अंतर्गत लाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इसके ऊपर केस जुडिशरी में नहीं चलेगा, इसके ऊपर केस पार्लियामेंट में चलेगा। और जिसके ऊपर भी केस पार्लियामेंट में चलता है उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, क्विस जुडिशरी सिस्टम कहते हैं उसको, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि राष्ट्रपति पर जो इंपैचमेंट लगाया जाता है वो कहां पर लगाया जाएगा, वो पार्लियामेंट के अंदर लगाया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, 61 आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा। किस हाउस में लगाया जाएगा, तो एनी हाउस में लगाया जा सकता है, बोले तो लोकसभा में भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का और ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के ऊपर जब इंपैचमेंट लगाया जाता है ना, तो उसमें संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेट भी। बट जब इलेक्शन की बात आती है तो हमेशा केवल इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं करते इलेक्शन में। बट इंपैचमेंट में दोनों, इलेक्टेड भी और नॉमिनेट भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 years from the date of his election, 5 years from the date of his entering upon his office, 7 years from the date of his election। तो क्या आएगा इसका आंसर, आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 5 years from the date of his election। तो उसके इलेक्शन के 5 साल तक उसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 19।
when the office of both the president with vice president are vacant, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वैकेंट है, उसकी पोस्ट अगर वैकेंट है, तो कौन उसकी जगह पे काम करेगा? ऑप्शन ए है लोकसभा का स्पीकर, बी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं एक बार एक राष्ट्रपति थे, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं एम हिदायतुल्ला। ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो इसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है। एम हिदायतुल्ला ने एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। पहले प्रेसिडेंट अगर बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति पहला प्रेसिडेंट था इंडिया का। दूसरा प्रेसिडेंट बना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट था। तो पहला वाइस प्रेसिडेंट जिसने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था, उसका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद व्यक्ति आया था जाकिर हुसैन, जो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था, लेकिन कार्यकाल के दौरान मर गया ये। तो इसलिए कार्यकाल के दौरान मरने वाला पहला राष्ट्रपति जाकिर हुसैन था। अब जाकिर हुसैन की जगह पे काम करने के लिए कुछ समय के लिए जो कार्यवाहक के रूप में आया था, उसका नाम था वीवी गिरी। अब वीवी गिरी ने भी क्या किया, समय 6 महीने तक काम संभालना था, क्योंकि राष्ट्रपति अगर मर जाता है तो उपराष्ट्रपति काम 6 महीने तक संभालता है। 6 महीने से पहले वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था। तो उसकी जगह पे काम करने के लिए जो व्यक्ति आया था, फिर वो एम हिदायतुल्ला नाम का व्यक्ति आया था। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पहला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, वो एम हिदायतुल्ला नाम का व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, मात्र 5,000 रुपए का क्वेश्चन रहेगा ये। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिसाइड ऑन डब्ट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन को लेके, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन काम करेगा, कौन उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेगा? तो ऑप्शन है द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर, डी इज द नन ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर लगता है आपको इसका? तो इसका आंसर आपको नहीं लगता, जो भी नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हो जाते हैं, उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। याद रखना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। डायरेक्ट चुनाव होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। आप लोगों ने किया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी? नहीं किया ना, इनडायरेक्ट है। लोकसभा का किया है, एमपी का? पहली बात तो आप 18 के नहीं हुए। जिस दिन आप 18 के हो जाओगे उस दिन आप एमपी का चुनाव करोगे, इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आप लोग एमएलए का करोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप प्रेसिडेंट का नहीं करोगे, ये इनडायरेक्ट होता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया बी। अगला क्वेश्चन 21 का है द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोले तो महाभियोग ऑफ द प्रेसिडेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ऑप्शन आपके पास जापान, रशिया, यूएसए एंड चाइना। तो द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द। कहां से लिया गया है आपको? इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई बच्चों? यूएसए से। यूएसए से ही फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। और न्यायपालिका जो होती है ना आपकी जुडिशरी, वो भी कहां से ली गई है? यहीं से ली गई है। जुडिशरी रिव्यू भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इन केस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन? अगर किसी स्टेट बोले तो हरियाणा स्टेट हो गया, पंजाब स्टेट हो गया, अगर यहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, फेल हो जाए, तो वहां पे क्या लगाया जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा वहां पे, राष्ट्रपति शासन।
अब वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 343 ना बाबा ना, आर्टिकल 352 ना बाबा ना, बिकॉज 352 का आपातकाल तो किसी देश के अंदर लगता है। अगर देश इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगेगी ना तो 352 के तहत लगेगी, और अगर हरियाणा में इमरजेंसी लगेगी तो 356 के तहत लगेगी। आई एम सॉरी सी। याद रखना, किसी राज्य में भी राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सरकार गिर जाए, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन देगा गवर्नर और लगाएगा प्रेसिडेंट। और याद रखना, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने साल तक लग सकता है, 3 साल तक लग सकता है। समझ गए। और एक तीसरे प्रकार का आपातकाल होता है 360 वाला, जिसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, फाइनेंस इमरजेंसी बोलते हैं। इसकी अवधि होती 2 साल की। और 352 का जो होता है वो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टर्म्स? 2 consecutive मतलब टर्म्स के लिए चुना गया था। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका, मतलब एक प्रकार से तो सबसे लंबा कार्यकाल यही है भाई साहब, राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बना? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब बना? तो वो बना बच्चों 24 जनवरी 1950, इस दिन बना था प्रेसिडेंट। और यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला क्या था, प्रेसिडेंट। अगर आपसे कोई कहे कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का पहला वाइस चेयरमैन कौन था, सचिदानंद सिन्हा। ओके, नो प्रॉब्लम। जाकिर हुसैन जो था पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था। कार्यकाल के दौरान मरने वाला पहला राष्ट्रपति भी था जाकिर हुसैन। और अगर आपसे कोई पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछ ले तो देखते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अभी बताया था मैंने, जाकिर हुसैन मर गया था तो उसकी जगह काम संभालने के लिए आया था। ये आपका जो टाइम पीरियड है ना, ये जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपकी जो अवस्था है, ये इतनी क्रूशियल अवस्था आपकी, जबरदस्त तरीके से। यही एक अवस्था है जिसके अंदर आप लोग अपनी जिंदगी को संवारोगे। यही एक अवस्था है जिसमें आप लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। ये जो 10th 11th 12th है, यही एक टाइम पीरियड है जिसमें आप लोगों को प्यार हो जाएगा। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें आप रास्ते से भटक जाओगे। और जो बच्चा रास्ते से भटक गया उसका कैरियर खराब, और जो रास्ते पे रह गया वही फिर आखिरी में IAS IPS बनेगा। समझ में आई बात? मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि इस टाइम पीरियड से हर कोई गुजर चुका होता है। और इस जवानी के झोंक के अंदर इंसान अपने कैरियर को बर्बाद कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब है, अभी 90% नंबर लेके आए हैं, लेकिन भटकती आत्मा की तरह घूमते रहते हैं। मतलब अगर आप लोग इतने % नंबर लेके आ रहे हो, कई बच्चे होते हैं +2 तक इंटेलिजेंट होते हैं, +2 के बाद उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। कैरियर बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीजन होता है संगत। संगत इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। अगर आपकी संगत अच्छे बच्चों की है तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो, आपका अच्छा कैरियर हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन, आपको अपने माँ बाप ने वहां से भेज रखा है, पढ़ने के लिए भेज रखा है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, बट आप अगर गलत रास्ते पे हो ना, तो ये आपकी कमी है, आपके पेरेंट्स की कमी नहीं है। समझ गए? ये जो दौर होता है ना, जितने भी IAS IPS होते हैं ना, वो आप लोग देख लेना, उसका बैकग्राउंड, जो स्टार्टिंग का बैकग्राउंड होता है ना, 10वीं 11वीं 12वीं डफर पा सकते हैं, बट आगे सुधर जाते हैं। वो संगत का फर्क होता है। अगर आपकी संगत अच्छे इंसान के साथ है ना, तो आप जिंदगी में अच्छा इंसान बन सकते हो। लेकिन आपको एक खराब संगत है ना, आपका पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद कर देगी। और जिंदगी में अभी काफी पड़ाव आने बाकी है लाइफ के अंदर। अभी तो आप एक छोटी सी दौड़ से गुजरे हो। समझ गए? दुनिया इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप लोगों को ना, ये मतलब जो डिप्रेशन का कारण आज के टाइम पे बन रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, अपना फर्ज है बताने का। भाई आपके अपने माँ बाप ने अगर आपसे उम्मीद की है, अगर आप
मान लो घर से तो चलती उम्मीद लेके, लेकिन फिर उस उम्मीद के ऊपर आप खरे नहीं उतरते। गरीब घर के अंदर पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस गरीब घर के अंदर मर जाना आपकी गलती है। आप सोच के देखो, क्या आप अपने माँ बाप को उसी स्टेज पे रखना चाहते हो या उससे उभारना चाहते हो? अगर उससे उभारना चाहते हो तो आप लोगों को ट्रैक अच्छा पकड़ना पड़ेगा। मेरी बातें किसी बच्चे को अच्छी नहीं लग सकती और किसी को अच्छी लग सकती है, उसका वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ गए? आप ये सोच के देख लो, आपका मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना हो चुका है, आप लोगों ने कितना सीरियस अभी तक पढ़ाई नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं बोलता मैं, नहीं की आपने पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। और जो सीरियस बच्चे होते हैं ना पढ़ाई के प्रति, वही बनते हैं बड़े जाके। और फिर जो ना रह जाते हैं ना पीछे, भाई साहब वो दलदल में घुसते ही जाते हैं, फिर निकलने का रास्ता नहीं होता। आपके सामने जो इंसान खड़ा हुआ ना, उसका अगर आप पूरी पीछे की हिस्ट्री में जाके देखोगे ना, कभी सुनाएंगे हम आपको हिस्ट्री, आप लोग अचंभित हो जाओगे यहाँ पे खड़े होके बैठ के। मैंने 1500 बच्चों की लाइव क्लास पढ़ा रखी है। 1500 कितने होते हैं? और 1500 बच्चों को संभाल के रखना, ठीक है। अब उस दौर से, अब मैं यहां से आता हूं ना, भिवानी से आता हूं रोहतक, कम से कम 20 तो सब इंस्पेक्टर मिल चुके हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट्स, कम से कम। समझ में आई बात? तो वो ऐसे ही सब इंस्पेक्टर नहीं बने हैं, वो ऐसे ही सरकारी नौकरी के नहीं ले पाए हैं, मेहनत की है उन्होंने। ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, 10th 11th 12th, मैं बोल रहा हूं, अगर 10वीं तक आपने जिंदगी में कुछ किया हो कोई दिक्कत नहीं, 11वीं 12वीं तक भी कुछ किया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद की जो प्रॉब्लम है ना आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपका कैरियर निर्धारित करेगी। आप एनडीए के सपने देख रहे हो लेफ्टिनेंट के, तो उन सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये थोड़ी है क्या हर किसी को मिल जाएंगे, कंपटीशन इतना ज्यादा है, और उस कंपटीशन में फाइट करना है। अगर टाइम पास कर करके फाइट थोड़ी होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये चीज इमेजिन करके देखो ना, आपके घर वाले क्या सोच रहे होंगे इस टाइम, कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से, लेकिन आप उस चीज के ऊपर अगर खड़े नहीं उतरे तो भैया आप तो धोखा दे रहे हो। और घर वालों को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो भैया, और किसी को नहीं दे रहे। और ना ही विकास परमार को दोगे। विकास परमार तो आएगा अपने पैसे लेके जाएगा, ठीक है। और तरीके से भी पैसे मेरे पास तो बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूं ना, वो इसीलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि देखो थोड़ा सा क्या है कि अपना बताने का फर्ज बनता है। अब मानो या ना मानो, दैट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। जाकिर हुसैन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसान इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड? इस क्वेश्चन का आंसर आप बता ही सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एट द ऑफिस? तो मैंने अभी बताया था जाकिर हुसैन बेचारे मर गए थे कार्यकाल के दौरान। मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जाकिर हुसैन। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत समय पहले का है, जब आप थोड़े छोटे होते थे, क्योंकि उस समय लोकसभा के अंदर एक दो व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसको एंग्लो इंडियंस कहा जाता था। राज्यसभा में 12 को नॉमिनेट किया जाता था। तो राज्यसभा में तो आज भी किया जाता है, बट 2 एंग्लो इंडियंस होते थे लोकसभा वाले, वो कैंसिल कर दिए हैं। इसलिए अब इसका आंसर केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली 12 इज द राइट आंसर, ओके। बट पहले क्या था? 14 इज द राइट आंसर था, अब 12 है। 12 लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना, 12 तो राज्यसभा में किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, एक नॉमिनेट किया जाता विधानसभा में, और वो किया जाता गवर्नर के द्वारा। और 1/6 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं विधान परिषद के अंदर, वो भी गवर्नर के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of। बिल्कुल आसान क्वेश्चन का आंसर दे दो आप लोग। इससे आसान क्वेश्चन जिंदगी में नहीं हो सकता। आंसर इज 6 मंथ। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की एनी बड़ी एनी प्रॉब्लम इन योर जिंदगी? When the vice president officiates as president, he draws the salary of। When the vice president officiates as president, he draws the salary of। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को।
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट बोथ ए एंड बी एंड नन। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, याद रखना हमेशा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, याद रखना हमेशा। अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, एज तो रखनी चाहिए उसकी 35 साल, 35 ईयर्स, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बट तीसरी कंडीशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इज दैट कि वो बंदा ना वाइस प्रेसिडेंट है, अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी पड़ेगी। योग्यता रखनी पड़ेगी, बट सदस्य नहीं होना चाहिए कभी भी। और उसी प्रकार ये राष्ट्रपति जो होता है ना, प्रेसिडेंट, वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बट सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। ओके। और हमेशा याद रखना, उपराष्ट्रपति, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? होता है? नहीं होता। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? यस। इसका मतलब सभापति कभी भी सदस्य नहीं होता। और वो शपथ पता किसके रूप में लेगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट? वो शपथ लेगा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और काम करेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो सैलरी उसको मिलेगी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है? मतलब सैलरी उसको राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलेगी, सॉरी, क्योंकि वो काम किसके रूप में कर रहा है? राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है। पदेन होता है वो, पदेन का मतलब होता है एक के साथ एक फ्री। अच्छा, एक बात और बता दो तो मुझे, वो इस्तीफा देना चाहेगा तो किस रूप में देगा? अगर वो भाई वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा का चेयरमैन बना है, अब वो इस्तीफा अगर देना चाहेगा तो किस रूप में देगा? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में? नो, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। जिस रूप में व्यक्ति शपथ लेता है उसी के रूप में इस्तीफा देता है। तो फिर क्या राज्यसभा के सभापति का उसको अलग से देना पड़ेगा? नो। समझो, बात को समझो। मैं उपराष्ट्रपति हूं, मैंने आज उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, तो मुझे एक फ्री में पद मिल गया राज्यसभा के सभापति का। पदेन का मतलब होता है एक के साथ एक फ्री। जैसे मैंने वाइस प्रेसिडेंट बना, मुझे फ्री में पद मिल गया किसका? राज्यसभा के सभापति का। तो मैं अगर इस्तीफा दूंगा ना, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दूंगा, वो पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा मेरा। समझ गए? तो इसका आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंटेड बाय। बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज नन ऑफ दिस। आंसर इज ए इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, ये एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता कौन कौन है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? तो याद रखना, एक तो आएगा पीएम, एक आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, एक आएंगे स्टेट मिनिस्टर, और एक आएंगे उपमंत्री। इसको इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर एंड उप मंत्री, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन सभी को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। लेकिन अगर इसमें से मैं इन दोनों को निकाल लाऊं, केवल पीएम और कैबिनेट मंत्रियों को निकाल लाऊं ना, तो इस कंप्लीट को, दो को बोलेंगे कैबिनेट और कंप्लीट को बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखो आ गया ना, अरे बताना चाहिए आप लोगों को। द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 years, नन। नहीं बेटा, 3 years, 3 years तक लगता, नन आएगा इसका आंसर। मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है। शुरुआत में 6 महीने के लिए लगेगा, 6 महीने के बाद फिर 6 महीने तक लगेगा, 1 साल तक लगने के बाद फिर कंडीशन होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। कंडीशन होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ये बोल दे कि इस राज्य में, इस स्टेट में अभी इलेक्शन करवाना वैलिड नहीं है, तो उसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता आगे फिर।
उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का 30 क्वेश्चन बोलते हैं, बात करते हैं। विद रिफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, नो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी चैलेंज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन, नहीं भाई, चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इफ द इलेक्शन इज नॉट फुल, द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन नॉट कास्ट देयर वोट अंटिल द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट इज फुल। इफ द इलेक्टोरेट, देखो इलेक्टोरेट के अंदर है ना कम से कम 100 व्यक्ति होने चाहिए। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 100। 100 में 50 होते हैं प्रस्तावक और 50 होते हैं अनुमोदक। 50 तो हाथ रखने वाले होने चाहिए कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति ये बनेगा, और 50 उनका साथ देने वाले, हाँ भाई जिसके ऊपर आपने हाथ रखा ना वही हमारी पसंद है। तो 100 व्यक्तियों का होता है प्रेसिडेंट का क्या, ये इलेक्टोरेट, और वाइस प्रेसिडेंट का होता है 40 व्यक्तियों का, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द इलेक्टोरेट इज नॉट फुल, मतलब ये पूरे के पूरे 100 ना बनते, द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कॉलेज कैन नॉट कास्ट देयर वोट अंटिल द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट इज फुल। बिल्कुल राइट बात है। जब तक कम से कम 100 व्यक्ति नहीं होंगे ना तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास।